हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, हर दिन नई नई चीज़ें आती रहती हैं, कभी किसी कोर्ट से कभी किसी कोर्ट से। आप कह सकते हैं कि नए नए सिद्धांत हमारे सामने आते रहते हैं। ये सिद्धांत समय के अनुसार परिवर्तित भी होते हैं। जो चीज़ें जिस प्रकार से 2020 में देखी जाती थी, आज 2026 में उस तरीके से नहीं देखी जाती। इसी तरह से और 10 साल पहले चीज़ें अलग थी। तो आज के समय के अनुसार चीजें कैसी चल रही हैं, उसके लिए आपको लगातार अपडेट रहना जरूरी होता है। आज जो जजमेंट मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ये एक रीसेंट जजमेंट है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया है। मेंटेनेंस का मामला यानी 125 सीआरपीसी पर निर्धारित है। इसमें किस प्रकार से कोर्ट ने सारी चीजों को देखा, यह हमें समझना है, जिससे हमें अपनी रणनीति बनाने में मदद मिले। तो दोस्तों, इस मामले के हम फैक्ट्स को भी जानेंगे और फिर जजमेंट तक भी पहुंचेंगे। बीच में कई सारी चीजें आएंगी जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने लिए, ताकि आप अपनी उन चीजों को कैसे हैंडल करके चलेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अभी तक भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है हर रोज आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोज लाने का। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट ने 15,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस का ऑर्डर किया था। इसी ऑर्डर से क्षुब्ध होकर पति ऊपर वाली कोर्ट में यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिवीजन लेकर के आया था। वो इस ऑर्डर से खुश नहीं था। उसके अनुसार ये ऑर्डर इतने का नहीं होना चाहिए था, बल्कि कम होना चाहिए था। अब जब पति हाई कोर्ट में आया तो उसने अपनी तरफ से अपनी जो दलीलें थी वो पेश करी, जिनमें पहली ये थी कि पत्नी खूब पढ़ी लिखी और कमाऊ महिला है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, और इस चीज को साबित करने के लिए उसने वर्ष 2018 की उसकी आईटीआर और फॉर्म 16 प्रस्तुत करे, जिसके अनुसार उसकी इनकम 11,28,000 समथिंग ईयरली थी। यानी आप कह सकते हैं मोटा मोटा कि 1 लाख रुपए पर मंथ की उसकी इनकम दिखाई दे रही थी। इसके अतिरिक्त उसके कुछ और ग्राउंड भी थे, जैसे कि वो अपने घर को या पति को छोड़ करके अपनी मर्जी से स्वयं गई है। इसके अतिरिक्त उसका यह भी कथन था कि उसने अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं निभाया है। वैवाहिक जिम्मेदारियों के प्रति उसका रुख कभी भी पॉजिटिव नहीं रहा। साथ ही उसके जो बूढ़े माँ बाप हैं वो उनके साथ भी रहने से मना करती थी, उनके साथ रहने से उसने पूर्ण रूप से इनकार कर दिया था। अब ये बातें तो हो गई पत्नी के रिगार्डिंग। अब अपने रिगार्डिंग की आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है वो भी आपको बतानी होती है। तो यहाँ पर पति का ये कहना था कि उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी है, और इसका रीजन उसने ये दिया कि उसके जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी देखभाल करने की वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी है। इसके अतिरिक्त उसका यह भी कहना था कि उसके ऊपर बहुत सारी देनदारियां यानी लायबिलिटीज का बोझ है, और उसके पास पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। अब पत्नी को अपना पक्ष रखना था। पत्नी ने अपना पक्ष रखते हुए यह कहा कि जो पति है, पति ने अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के बारे में माननीय न्यायालय को सही जानकारी नहीं दी है। ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपने बयानों में उसने खुद स्वीकार किया है कि अप्रैल 2018 से अप्रैल 2020 तक वो एक कंपनी में कार्यरत था, जहां से वो 40 लाख रुपए सालाना का पैकेज ले रहा था। अब दोस्तों, कोर्ट ने इस मामले को देखना था। कोर्ट ने यह कहा कि अगर एक बार को इस बात को मान भी लिया जाए कि आज के समय पे भी पत्नी की कुछ इनकम है, यानी जैसे उन्होंने बताया था कि लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ उसकी इनकम है, उसको मान भी लिया जाए, तब भी पति की इनकम और पत्नी की इनकम के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस है। दोनों की फाइनेंशियल कैपेसिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। पत्नी आज के समय पे अपने उसी जीवन स्तर को बनाए रखने में सक्षम नहीं है जो कि शादी के दौरान वो बनाए हुए थी। इसके अतिरिक्त पति ने अपनी जो फाइनेंशियल तंगी बताई थी, अपनी देनदारियां लायबिलिटीज बताई थी, कोर्ट ने उसे बेबुनियाद दावे कहा, क्योंकि उसके संबंध में पति ने पत्रावली पर कोई भी रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए जिनसे ऐसा पता चलता हो कि उसके ऊपर इतनी सारी लायबिलिटीज हैं जिन कारण से वो मेंटेनेंस देने में असक्षम है। और साथ ही ये माना कि ट्रायल कोर्ट ने जो मेंटेनेंस निर्धारित किया है वो सही और वाजिब है। पति की क्रिमिनल रिवीजन को डिसमिस कर दिया। इस पूरे मामले से हमें सीखने को यह मिलता है कि यदि कोई पति ये कह दे कि साहब मेरे पास तो नौकरी नहीं है, लेकिन उसके पीछे के रिकॉर्ड हैं जो कि ये कहते हैं कि वो अच्छी नौकरी करता था जहां से उसको 2 लाख रुपए प्रति माह या 3 लाख रुपए प्रति माह की इनकम होती थी, तो उसकी जो पुरानी वाली इनकम है उसको भी कोर्ट कंसिडर करेगा, केवल उसके बयानों पर नहीं जाएगा। सेकंड, नौकरी छोड़ने का आपके पास कोई पर्याप्त रीजन होना चाहिए। जैसे कि इस मामले में पति ने यह कहा कि अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने के लिए या देखभाल करने के लिए नौकरी छोड़ दी, तो ये बात भी कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि ऐसे कोई नौकरी नहीं छोड़ेगा। बूढ़े माँ बाप की अगर सेवा देखभाल करनी है उसके लिए भी पैसा चाहिए, आपके खुद के भरण पोषण के लिए भी पैसा चाहिए। तो ये सब चीजें डाउट क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से कई बार आप फंस जाते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटेजीज अपनी नहीं बनानी चाहिए। अगर आप कह भी रहे हो या जेन्युइनली आपको नौकरी से निकाल दिया गया है तो उसका एक प्रॉपर
प्रूफ आपको कोर्ट को देना होगा। इसके अतिरिक्त आप अपनी कोई लायबिलिटी बता रहे हो, जिम्मेदारी बता रहे हो, तो उसका भी आपको एक प्रॉपर प्रूफ देना होगा। यहां पर कोर्ट ने यही माना कि आपने कोई प्रूफ नहीं दिया, तो यानी आपकी जो भी स्टेटमेंट है उसको कोई ना कोई प्रूफ सपोर्ट करे। विदाउट प्रूफ कुछ भी बोल देना उसको कोर्ट नहीं मानता है। साथ ही मैंने आपको कई बार यह भी बताया कि जो मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है उस ऑर्डर को पहले एनालाइज करो, अच्छे वकील साहब से बात करो और सबसे पहले निर्धारित करो कि इस ऑर्डर के खिलाफ आपको ऊपर जाना भी चाहिए या नहीं। उसके बाद आप स्टेप लो। दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाकर के आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।